तेरे हालात मुश्किल ज़रूर होंगे और ये दुनिया तुझे गिरते देखने का मज़ा लेगी। कि तेरे हालात मुश्किल ज़रूर होंगे और ये दुनिया तुझे गिरते देखने का मज़ा लेगी। कि तेरे साथ खड़ा हूँ मैं, कि तेरे साथ खड़ा हूँ मैं और तुझे जीतते देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तो जय हिंद सैनिकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बार फिर से एनए के मॉडल पेपर लेकर। तो बच्चों, आज जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है वो होने वाला है 14th नंबर का, यानी कि 14 नंबर का सैंपल पेपर बच्चों हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन से जुड़ जाइए। चलिए अब हम हमारा आज का सेशन है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमसे क्या पूछा गया है कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते तो लाला लाजपत राय जो थे बच्चों, यह लाल बाल पाल में से एक थी, लेकिन इन्होंने यह नारा नहीं दिया था। याद रखिएगा आप, लाल बाल पाल जो थे हमारे, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय थे, दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों हमारा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लाला लाजपत राय ने यह नारा बच्चों नहीं दिया था। यदि हम बिपिन चंद्रपाल की बात करें बच्चों, तो बिपिन चंद्रपाल एक राष्ट्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्रपाल बच्चों एक राष्ट्रवादी नेता थे, पर यह नारा इन्होंने भी नहीं दिया था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर नहीं है। बच्चों, यदि हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यह एक मॉडरेट नेता थे। ठीक है, यह एक मॉडरेट नेता थे। तो ऑप्शन सी भी बच्चों इसका हमारा सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा आप, बाल गंगाधर तिलक ने ही यही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यानी कि मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में ममता कुर्मी जय हिंद। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ तलछट के जमाव से बना है? बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो उत्तरी मैदान बच्चों नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ की मिट्टी से बने होते हैं। याद रखिएगा आप, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ की मिट्टी से उत्तरी मैदान बनते हैं। तो ऑप्शन ए उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्थर्न प्लेन्स जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि हम इसके दूसरे ऑप्शंस की बात करें बच्चों तटीय मैदान, तो तटीय मैदान समुद्र के पास में पाए जाते हैं। याद रखिएगा आप, तटीय मैदान समुद्र के पास में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। यदि हम हिमालय पर्वत की बात करें बच्चों, तो यह टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है उनके अपलिफ्ट की वजह से बनते हैं। याद रखिएगा आप, ये जो होते हैं हमारे, ये टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से बनते हैं। तो ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर नहीं है। यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें बच्चों, तो यह पुरानी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों यह भी इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन है बच्चों उत्तरी मैदान जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, संविधान सभा को भारत का संविधान लिखने में लगभग कितने वर्ष लगे?
क्या पूछा गया है कि संविधान सभा को भारत का संविधान यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितना समय लगा था। यह बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत का संविधान लिखने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था। बच्चों यदि हम भारत का संविधान की बात करें तो भारत का संविधान 1946 यानी कि 1946 से लिखना शुरू हुआ था बच्चों और 1949 यानी कि 1949 में यानी कि लगभग 2 साल 11 महीने में लगभग 3 साल मान सकते हैं। ठीक है, लगभग बच्चों 2 साल 11 महीने यानी कि लगभग 3 साल लगे थे बच्चों भारत का संविधान लिखने में। तो ऑप्शन सी 3 इयर्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा बच्चों, एक यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। तो बच्चों लगभग 3 साल, आप 2 साल 11 महीने का समय लगा था। ठीक है, तो लगभग 3 साल हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी 3 इयर्स बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत का कौन सा संविधान बच्चों हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बच्चों जिसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो समानता का अधिकार। बच्चों समानता का अधिकार जो होता है यह हमें इक्वेलिटी यानी कि समानता प्रदान करता है। ठीक है, समानता का अधिकार जो होता है यह हमें इक्वलिटी यानी समानता प्रदान करता है। और हमसे पूछा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यदि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें बच्चों तो यह जो होता है एक एक्सप्लॉइटेशन हमें प्रदान करता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं है। यदि हम ऑप्शन सी की बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बच्चों तो यह जो होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। याद रखिएगा बच्चों, इसके अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बच्चों हमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि डैश तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि अपने ज्यामिति और सुंदर गति, सशक्त पाद अभ्यास और सुंदर हस्त मुद्राओं और चेहरे के भावों यानी कि एक्सप्रेशंस के लिए भी जाना जाता है। बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें कथकली, तो कथकली बच्चों केरल राज्य का एक मुख्य नृत्य है। ठीक है, कथकली जो है बच्चों यह केरल राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। यदि हम ओडिसी की बात करें बच्चों तो ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। यह ओडिशा राज्य का एक प्रमुख नृत्य और हमसे तमिलनाडु का बच्चों पूछा गया। यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तमिलनाडु, तो बच्चों तमिलनाडु बिल्कुल तमिलनाडु का भारत रत्न जो भरतनाट्यम जो है बच्चों एक शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि भरतनाट्यम जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि बच्चों ऑप्शन डी कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जैसे कि आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य होता है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं जिन भी हमारे बच्चों ने ममता कुर्नी ने ऑप्शन सी कमेंट किया बिल्कुल और अमन ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी भरतनाट्यम कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने
यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णनशील अध्यक्षता ग्रहण की? 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरोपियन संघ की परिषद की घूर्णनशील अध्यक्षता ग्रहण की? बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए साइप्रस, साइप्रस ने नहीं की बच्चों। बेल्जियम, बेल्जियम ने भी नहीं की। स्पेन, स्पेन ने भी नहीं की। ऑप्शन सी पोलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बच्चों यह ईयू यानी कि यूरोप प्रेसिडेंसी रोटेटिंग होती, क्या होता है इसमें यूरोप प्रेसिडेंसी रोटेटिंग होती, जो कि 2026 में बच्चों पोलैंड में हुई थी। तो 1 जनवरी 2026 को पोलैंड देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णनशील अध्यक्षता ग्रहण की। तो ऑप्शन सी पोलैंड जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया कि किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में संस्कृत विद्वान जगत गुरु, संस्कृत के एक विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? यानी कि नई दिल्ली में जो बच्चों एक विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित होता है जिसमें कि संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया? बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा भी नहीं किया जाता, ना ही उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रदान किया जाता है बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2026 में किसमें घातक रोग जनकों का अध्ययन करने के लिए BSL-4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला रखी? हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, इन्होंने किसमें घातक रोग जनकों का अध्ययन करने के लिए BSL-4 एक जैव नियंत्रण सुविधा है, ठीक है, बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का आधारशिला रखी? तो बच्चों इसके यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो BS4 लैब जो है, BSL-4 लैब जो है बच्चों, यह लैब मुख्य रूप से हम बात करें तो यह गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। गुजरात में बच्चों BSL-4 जो कि एक लैब है जिसमें कि जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन ए गुजरात जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूर्व नौसेना कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या पूछा गया है? भारतीय पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि इंडियन ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर स्थित है? बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करें तो मुंबई में नहीं है बच्चों, कोच्चि में भी नहीं, ना ही चेन्नई में। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ठीक है बच्चों, विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नवाल कमांडो का हेडक्वार्टर जो कि वाइजैक में है। कहां पर है? वाइजैक। ठीक है, वाइजैक जो है जो कि एक विशाखापट्टनम में आता है, यानी कि पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय बच्चों विशाखापट्टनम में पाया जाता है। यदि एग्जैक्ट जगह की बात करें हम तो वाइजैक के अंदर। तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सेना की सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमान कौन सी है? ठीक है, भारतीय सेना की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कमान बच्चों कौन सी है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो उत्तरी कमान नहीं है,
पूर्वी कमान भी नहीं, ना ही पश्चिमी कमान है। ऑप्शन डी दक्षिणी कमान यानी कि साउथर्न कमांड जो है बच्चों यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमान है। तो बच्चों ऑप्शन डी साउथर्न कमांड यानी कि दक्षिणी कमान जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी दक्षिणी कमांड किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा मैथ्स का पोर्शन बच्चों शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। हमें दिया गया है कि यदि कोई बिंदु ए बी रेखिक समीकरण 3x - 4y इज इक्वल टू 12 के ग्राफ पर स्थित है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक संबंध सत्य होना चाहिए। बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन की तो यदि कोई बिंदु ए बी रेखीय समीकरण हमें क्या दिया गया है 3x - 4y इज इक्वल टू 12 यह इक्वेशन हमें दी गई। बच्चों चूंकि बिंदु ए बी जो है वो रेखा पर स्थित है, ठीक है, पॉइंट ए बी जो है बच्चों यह एक रेखा पर स्थित है, इसीलिए यह समीकरण को बच्चों संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? यह जो समीकरण को होगा बच्चों यह संतुष्ट करेगी। तो समीकरण बच्चों x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी हम रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण में x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो हमारी बिंदु है बच्चों ए बी वह रेखा पर स्थित है और जब यह बिंदु रेखा पर स्थित होती है तो यह समीकरण को संतुष्ट करती है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा 3a - 4b इज इक्वल टू 12। क्या हो जाएगा? 3a - 4b इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन बी 3a - 4b इज इक्वल टू 12 बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी 3a - 4b इज इक्वल टू 12 कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक सांख्यिकीविद छात्रों की प्राथमिकताओं पर एक अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार कर रहा है, ठीक है। प्रश्नावली में कुल 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। यदि इनमें से 16 प्रश्न बंद छोर वाले हैं तो इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न खुले छोर वाले होंगे। एक जो बच्चों एक सांख्यिकीविद है बच्चों वो क्या कर रहा है? बच्चों के लिए 20 क्वेश्चन बना रहा है जिसमें से कि 16 क्वेश्चन जो है वो बंद छोर वाले हैं, ठीक है, क्लोज एंड वाले हैं। तो हमें क्या बताना है? इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न बच्चों खुले छोर वाले हैं, ठीक है। अब यदि इसके बच्चों हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कुल प्रश्न हमारे पास कितने हैं? कुल प्रश्न हमारे पास में है 20, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में है 20, जिसमें से बंद छोर वाले प्रश्न कितने हैं? बंद छोर वाले प्रश्न बच्चों हमें दिया गए हैं 16, यानी कि 16 क्वेश्चन जो है हमारे बंद छोर वाले हैं। अब बच्चे हमें क्या करना है? हमें खुले छोर वाले प्रश्न में से बंद छोर वाले प्रश्नों को माइनस कर देना है, ठीक है। हमें क्या करना है? खुले छोर वाले प्रश्न ठीक है, खुले छोर वाले प्रश्न में से हमें इज इक्वल टू कुल प्रश्न। खुले छोर वाले कौन से होंगे? हमारे कुल प्रश्न, ठीक है। खुले छोर वाले मतलब हमारे कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न में हम क्या करेंगे? बंद छोर वाले प्रश्नों को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 - 16, हमें मिलेगा 4। तो बच्चों ऑप्शन बी 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, यानी कि हमारे पास खुले छोर वाले प्रश्न है कुल मिलाकर 4 प्रश्न। तो ऑप्शन बी 4 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जहां तक मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होने वाला या फिर मैट्रिक्स का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। एक
क्रम 2/3 के शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कौन सा है हमें, एम, एम के सभी तत्व शून्य के बराबर होते हैं, ठीक है। इनमें से कितने गैर शून्य वाले तत्व शामिल है, हमसे क्या दिया गया, हमें 2/3 के एक शून्य मैट्रिक्स एम में बच्चों सभी तत्व शून्य के बराबर होते हैं। अब हमें क्या बताना है, इसमें कितने गैर शून्य तत्व शामिल है, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने इसमें शामिल है। बच्चों यदि हम बात करें कि एक शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है बच्चों, एक शून्य मैट्रिक्स ठीक है बच्चों, एक शून्य मैट्रिक्स वो होता है जिसके सभी तत्व शून्य होते हैं। क्या होता है, जिसके सभी तत्व शून्य होते हैं। शून्य मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसके सभी तत्व शून्य होते हैं, इसलिए इसमें गैर शून्य तत्वों की संख्या हमेशा कितनी होगी, जीरो। याद रखिएगा आप, शून्य मैट्रिक्स कौन से होते हैं बच्चों, शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वह होता है जिसके की अंदर सभी तत्व शून्य होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बच्चों इसके अंदर होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे शून्य। इसलिए बच्चों इसमें गैर शून्य यानी कि नॉन जीरो तत्वों की संख्या हमेशा जीरो होगी। तो ऑप्शन डी बच्चों जीरो जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी यानी कि जीरो कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की हम बात ही कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन दी गई बच्चों, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा। हमें एक एक्सप्रेशन दी गई बच्चों, हमें इसका हल करना है। ठीक है सर, आपके चैनल पर बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा का मान बच्चों हमेशा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा। कितना होता है, ये होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन होता है 2। याद रखिएगा आप, कोस स्क्वायर थीटा बच्चों जहां पर भी होगा उसका मान होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब बच्चों हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, हमें एक इक्वेशन दी गई है कोस स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा। हमें यह एक इक्वेशन दी गई बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको सोल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जहां पर कोस स्क्वायर थीटा है बच्चों वहां पर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हम रखेंगे। क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का जो मान हमें हमारे पास में है, ठीक है, इस मान को हम इस अभिक्रिया में रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा मान है कोस स्क्वायर थीटा का, इस अभिक्रिया में हम इस मान को रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों सबसे पहले 1 प्लस, ठीक है, हम क्या करेंगे 1 प्लस कोस, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोस 2। ठीक है, क्या करेंगे 1 प्लस, कमेंट सेक्शन बता रहे हैं कि चलिए 1 प्लस कोस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन में 2। यहां पर मान रखेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर का मान रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोस, यहां पर हम रखेंगे 1 प्लस कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यह भी अपॉन में हो जाएगा बच्चों 2। इसी के साथ हम इस इक्वेशन को ऐसे कैसे उतार लेंगे, हो जाएगा हमारा कोस 2 थीटा कोस 2 बीटा। इस तरह से हमने इस इक्वेशन में बच्चों 1 जो कोस स्क्वायर थीटा का मान था, हमने इस इक्वेशन में उस मान को रख लिया। अब बच्चों जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 कोस, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 कोस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कोस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, प्लस कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2
बीटा अपॉन में 2, और ऐसा कैसा ही माइनस का हम इसको वापस इधर लिख देंगे, तो हो जाएगा -2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे। इसको जब हम आगे और सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2। जब हम इसको और सोल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 2 + 2 cos, ये हो जाएगा 2 + 2 cos 2 अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा cos 2 बीटा डिवाइडेड अपॉन 2। हम जब इसको आगे और सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमें यह मिलेगा -cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है, यह इक्वेशन हमें प्राप्त होगी बच्चों। जब हम इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। स्पेस नहीं होने की वजह से बच्चों हम इस इक्वेशन को यहां पर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का बच्चों यहां पर सोल्व ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम, स्पेस ना होने की वजह से। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 + cos 2 अल्फा, 1 + cos 2 अल्फा, ठीक है, cos 2 बीटा अपॉन में हो जाएगा माइनस, ये ऐसा कैसा हम फिर से इसको लिख लेंगे, -cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है, अब बच्चों हम बात करें तो यह जो होगा कुल मिलाकर इसको सोल्व करने पे यह हो जाएगा = 1। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन सी 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन किया। सबसे पहले हमने cos स्क्वायर थीटा का मान लिखा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस मान को जो हमें इक्वेशन दी गई थी बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर हमने इस मान को रखा और उस मान को आगे जाकर सोल्व किया। जहां जहां पर cos स्क्वायर थीटा हमें देखने को मिला, वहां पर हमने 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 का यूज किया और वैसे वैसे इक्वेशन को हमने आगे सोल्व की। सोल्व करने पर हमने देखा बच्चों लास्ट में 1 + cos 2 थीटा cos 2 बीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 बीटा दोनों ही बराबर हमें देखने को मिले, यानी कि LHS = RHS। तो ये बच्चों हो गया हमारा 1, यानी कि = तो ऑप्शन सी बच्चों 1 जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमें दिया गया एक बहुपद px = ax³ + bx² + cx + d का अवकलज p' = 12x² - 6x + 5 है। यदि p0 10 है तो गुणांकों a + b + c + d का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो बहुपद और उनके अवकलज की तुलना हम करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुपद और उनके अवकलज यानी कि ये और ये, ठीक है, इन दोनों की तुलना हम करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px, हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो हो जाएगा px = ax³। ठीक है, ax³ + bx², ठीक है, प्लस cx + d। हमने क्या किया, जो हमें अवकलन दिया गया बच्चों उसको हमने इसे कैसा लिख लिया। इसका अवकलज यानी कि इसका जो बच्चों डेरिवेटिव वो क्या है, px = 12x² - 6x + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p' x = 12x² - 6x + 5। इतना हमें क्वेश्चन में बच्चों दिया गया था। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार p'(x), ठीक है, p'(x) जो है यह दोनों समीकरणों की तुलना करने पर क्या होगा, यानी कि इन दोनों समीकरण की बच्चों हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a = 12। ठीक, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3a = 12। तो यहां पर a = 4, क्योंकि 3 को हमने इससे काटा तो ये हो गया हमारा 4। तो a = बच्चों में क्या मिला, 4। 2b की बात करें हम तो 2b = हो जाएगा -6। ठीक है, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो -3। ठीक है, तो b जो है बच्चों हमारा हो जाएगा -3, a 4 और b जो हमें मिला वो मिला हमें -3। c जो है बच्चों, c जो है वो सिंपल सा हमें 5 दिया
गया है। तो जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों उसको हमने ऐसे कैसा नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों अब हम कांस्टेंट टर्म को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म ज्ञात करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बच्चों ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें P0 कितना दिया गया है 10। ठीक है, हमें दिया गया है P0 कितना है 10, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। P0 इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, समीकरण जो है बच्चों Px, हमारे जो समीकरण है Px में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण Px में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा P0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P0 इज इक्वल टू A0 का क्यूब, क्योंकि जहां पे बच्चों एक से हमें वहां पर 0 रखना है, प्लस B0 का स्क्वायर। ठीक है, P0 प्लस C0। ठीक है, प्लस D इज इक्वल टू 10, ये हमें मान इसका मिल गया है। अब बच्चों D इज इक्वल टू हमें क्या मिला, यह मिला G इज इक्वल टू हमें 10। अब हम करेंगे, अब हम बच्चों करेंगे गुणांक को जो हमें दिया गया है हमें उसको ज्ञात करना है। हमें जो गुणांक दिए गए हैं, गुणांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, यह क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमारे पास ए बी सी डी चारों का ही मान हमारे पास बच्चों, तो ये हो जाएगा a का मान कितना है 4। ठीक है, 4 प्लस b का है -3। ठीक है, c का क्या है बच्चों, c का है 5 और d का हमें क्या मिल गया 10। जब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, हमें ये जो मान मिले थे बच्चों 1 2 3 और d 4, इन चारों मान को हमने इस इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 10, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, प्लस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 16। ठीक है, 4 में 3 जाएंगे 1, 5 और 1 6, 6 और 10 16। तो बच्चों ऑप्शन डी 16 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणांकों का जो योग है बच्चों, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट है, वो हो जाएगा हमारा 16, यानी कि ऑप्शन डी। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए 1 मिनट का हम वाटर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तब तक आप भी पानी पी लीजिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके, यानी कि साइन कन्वेंशन का उपयोग करके वस्तु की दूरी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है। ठीक है, वस्तु की दूरी कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों पॉजिटिव, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? हमसे क्या पूछा गया बच्चों? हमें सबसे पहला बताया गया है कि वस्तु की जो दूरी है वो है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी जो है बच्चों वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस का हम प्रयोग करेंगे? तो बच्चों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस की बच्चों हम बात करें तो यह जो होता है कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, यह क्या करता है? हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, यानी कि नेगेटिव इमेज डिस्टेंस ये हमें प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग हम इसमें नहीं करेंगे। यदि हम सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस की बात करते बच्चों, तो यह एकदम स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है, यानी कि विजन के करेक्शन में, यानी कि दृष्टि को ठीक करने के लिए, विजन करेक्शन। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं। यदि हम बच्चों उत्तल लेंस की बात करें यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चों, यह हमेशा रियल इमेज बनाता है, यह हमेशा रियल इमेज बनाता है बच्चों। तो पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस हमें उत्तल लेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, हमसे यही बताया गया कि प्रतिबिंब जो है हमें कहां पर मिल रहा था? वो मिल रहा था हमें धनात्मक पर। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो होता है बच्चों हमेशा पॉजिटिव इमेज देता है दूरी पर या डिस्टेंस पर। तो ऑप्शन सी बच्चों उत्तल लेंस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि हम समतल कांच की बात करें ऑप्शन डी की बच्चों, तो प्लेन ग्लास कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं करता, यह कभी भी इमेज नहीं बनाता, यह कभी भी इमेज को नहीं बनाता। तो ऑप्शन सी उत्तल लेंस जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। विशाल पवार का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंपास को चुंबक के पास लाया जाता है तो कंपास की सुई घूमती है और एक विशेष दिशा में स्थिर हो जाती है, क्यों? आपने देखा होगा जब भी एक डायरेक्शन यानी कि दिशा देखने वाले कंपास को आप चुंबक के पास में लाते हैं बच्चों, तो वह कंपास जो होता है वह चारों दिशाओं में उसकी सुई घूमने लगती है और एक विशेष दिशा में स्थिर हो जाती है, यानी किसी भी एक विशेष डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। तो किस वजह से होता है बच्चों? तो वह लोहे द्वारा सुई को खींचा जाता है? नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। सुई पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है? ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सुई पर एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, बिल्कुल, यानी कि हमारे चुंबक या मैग्नेट का बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती वो उस सुई पर कार्य करती है, जिसकी वजह से वह जो कंपास की सुई होती है वह चारों दिशाओं में घूमती है। तो सुई पर एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि ऑप्शन डी की बात करें तो सुई बिना किसी कारण के गति करती नहीं, बिना किसी कारण के इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन सी सुई पर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, इस वजह से उस सुई का कांटा चारों दिशाओं में घूमता है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही बल दो पिंडों पर अलग अलग लगाया जाता है। ठीक है, एक ही फोर्स सेम फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पर लगाया जा रहा है। यदि पिंड है यानी कि बॉडी ए का द्रव्यमान पिंड बी से अधिक, यानी कि बॉडी ए का मास जो है ठीक है वो बॉडी बी से ज्यादा है, तो कौन सा पिंड अधिक त्वरण का अनुभव करेगा, यानी कि किस पर ज्यादा एक्सीलरेशन होगा? हमने क्या किया, दो अलग अलग बॉडीज पर सेम फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, जो बॉडी ए थी हमारी उसका जो मास था द्रव्यमान था वो बॉडी बी से ज्यादा था, तो हमें क्या बताना है कि किस बॉडी पर ज्यादा एक्सीलरेशन यानी कि कौन सा पिंड अधिक त्वरण का अनुभव करेगा। तो बच्चों इसके ऑप्शंस की हम बात करते हैं बच्चों, तो जिसका भार कम होता है वो ज्यादा एक्सीलरेशन करता है। याद रखिएगा आप, जिसका द्रव्यमान कम होता है वो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ज्यादा करता है। तो ठीक है, तो पिंड ए का त्वरण अधिक होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पिंड ए का द्रव्यमान ज्यादा है और हम जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका त्वरण या एक्सीलरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। दोनों पिंडों का त्वरण समान होगा? नहीं होगा। कोई भी पिंड गति नहीं करेगा? यह भी गलत है। ऑप्शन सी पिंड बी का त्वरण अधिक होगा, बिल्कुल होगा।
पिंड बी का त्वरण अधिक क्यों होगा? क्योंकि पिंड बी का द्रव्यमान कम है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस चीज का द्रव्यमान कम होता है उसका त्वरण यानी कि उसका एक्सीलरेशन बच्चों ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु में निम्नलिखित में से किसका ध्वनि की गति पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वायु में निम्नलिखित में से बच्चों किसका ध्वनि की गति पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता तो इसका प्रभाव पड़ता है, माध्यम का प्रकार उसका भी पड़ता है, तापमान का भी पड़ता है। ऑप्शन ए दबाव यानी कि प्रेशर का बच्चों नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, यानी कि बहुत कम इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए दाब या प्रेशर बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ह्यूमिडिटी जो होती है बच्चों यह प्रभावित करती है यानी कि इफेक्ट करती है। ठीक है, माध्यम का प्रकार यह एक सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारक है। यदि हम तापमान की बात करें बच्चों तो तापमान भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें ऑप्शन ए दाब या प्रेशर जिसका कि नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है यानी कि न के बराबर उसका प्रभाव होता है, तो ऑप्शन ए दाब या प्रेशर बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। एक स्थिर लिक्विड के अंदर एक निश्चित गहराई पर दबाव कैसे कार्य करेगा? एक स्थिर द्रव के अंदर एक निश्चित गहराई पर दबाव यानी कि प्रेशर कैसा कार्य करेगा? तो बच्चों जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो हर दिशा में बराबर होता है। लिक्विड प्रेशर हर दिशा में बराबर होता है, तो यह प्रत्येक दिशा में समान रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। पेट को हटाने के बाद मनुष्यों में कौन सी पाचन प्रक्रिया सबसे कम प्रभावित होती है? पेट को हटाने के बाद कौन सी पाचन क्रिया सबसे कम प्रभावित होगी? ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें तो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन जो होता है बच्चों यह हमारे स्टोमेच में पचता है यानी कि हमारे पेट में पचता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम हमारे पेट में पाया जाता है। आज फिर से हम बात करते हैं, हमने पीपी की बात की थी। पेप्सिन एंजाइम जो कि हमारे पेट में पाया जाता है बच्चों यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। यदि हम यांत्रिक पाचन की मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें बच्चों तो अगर हमारा पेट हटेगा तो जाहिर सी बात है इफेक्ट या प्रभाव तो होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यदि हम इंट्रिंसिक कारक का यानी कि सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें बच्चों तो यह भी हमारे पेट से निकलता है और हम क्या कर रहे हैं पेट को हटा ही रहे। हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन बच्चों यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन बच्चों हमारे मुख और आंत के अंदर होता है। याद रखिएगा आप, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख और हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंत के अंदर होता है। तो जब हम पेट को हटा देंगे तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन बच्चों कम प्रभावित होगा। तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उच्च ऊंचाई पर चढ़ता है और मुख्य रूप से किस वजह से तेजी से सांस लेता है? जैसे कोई भी व्यक्ति ऊंची हाइट पर जाता बच्चों, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है यानी कि हाइट बढ़ती बच्चों तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो कम होता है। याद रखिएगा आप, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे बच्चों तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि जैसे आप ऊंची जगह पर जाते हैं बच्चों तो आप देखेंगे वहां पर हवा का दाब यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है बच्चों वो कम हो जाता है। तो हवा में कम ऑक्सीजन दबाव यानी कि लो ऑक्सीजन प्रेशर इन द एयर बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि कभी भी नहीं होती है ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, तो यह एक रीजन नहीं है। ठंडे तापमान में संपर्क, यह भी एक रीजन नहीं, ना ही फेफड़ों का कम सतही क्षेत्रफल,
इसका जो मेन रीजन है, मेन कारण है बच्चों, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, ऐसी जगह जहां की हाइट ज्यादा होती है, वहां पर ऑक्सीजन का दबाव यानी कि ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में ब्लड फेफड़ों में जाता है और शरीर में पंप किए जाने से पहले हृदय में वापस आ जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है? ठीक है, ब्लड जो होता है बच्चों हमारे हार्ट से 2 बार गुजरता है। ठीक है, ब्लड या हमारा रक्त जो होता है हमारे हार्ट से 2 बार गुजरता है। ठीक है, पहले तो क्या होता, सबसे पहले हृदय में जो मनुष्यों के फेफड़े में जो रक्त होता है, ठीक है, वो पहले पंप किए जाने से पहले हमारे हृदय हार्ट में आता है, उसके बाद वापस से वो हार्ट में चला जाता है, यानी कि 2 बार हमारा हृदय ब्लड जो होता है बच्चों वह हार्ट से गुजरता है। तो रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कि याद रखिएगा, अब रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, यही कारण होता है कि रक्त जो होता है दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन के दौरान मायोसिन फिलामेंट्स पर एक्टिन फिलामेंट्स के फिसलने के लिए किसके रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह जो होता है वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो आकर टूटते हैं, यानी कि हमारी कोशिका को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है एटीपी। तो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मांसपेशियों के संकुचन के दौरान फिलामेंट्स को फिसलने के लिए एटीपी अणु यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ऑप्शन ए एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एटीपी अणु इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें बच्चों तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यह एक प्रोडक्ट यानी कि यह एक उत्पाद है, तो इसका सेंस नहीं हो सकता। यदि हम बच्चों ग्लूकोज इकाइयों की यानी कि ग्लूकोज यूनिट्स की बात करें तो यह डायरेक्ट एनर्जी प्रदान नहीं करती है। ठीक है, यदि हम कैल्शियम यानी कि कैल्शियम सॉल्ट्स की बात करते बच्चों तो यह ट्रिगर करता है पर ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो बच्चों एटीपी अणु यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हड्डी के फ्रैक्चर वाले रोगी को शरीर की किस संरचना को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है? जिस व्यक्ति को हड्डी में फ्रैक्चर होता है बच्चों, ठीक है, उस रोगी को शरीर के किस संरचना को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को खाने की सेवन करने की सलाह दी जाती है? बच्चों यदि हम बात करें तो टेंडन्स, कंडराएं, मांसपेशियां, मसल्स और लिगामेंट्स ये तीनों ही बच्चे हमारे ऊतक है, यानी कि ये तीनों जो है हमारे टिश्यूज नहीं है। ठीक है, कंडराएं, मांसपेशियां और अस्थि बंधन बच्चों ये तीनों ही हमारे टिश्यूज नहीं है। तो ऑप्शन सी हड्डियां यानी कि बोन्स जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा आप, कैल्शियम जो होता है बच्चों हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 यह हमारी हड्डियों ठीक है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो दूध से बने होते हैं बच्चों उनके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती है उस व्यक्ति को दूध का सेवन और दूध से बनी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इन सभी चीजों के सेवन से बच्चों आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हड्डियां इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। रोहित डांगी ने ऑप्शन सी कमेंट किया बिल्कुल, और नवीन ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया। तो आप दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग श्वास और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया बच्चों और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी 4 से 5 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं आशा करूंगा जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि हमारी श्वसन और हृदय की धड़कन यानी कि हमारी ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? यदि बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करें तो अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम बच्चों हमारी बॉडी को संतुलन यानी कि बैलेंस प्रदान करता है। यदि हम सेरेब्रम की बात करें बच्चों तो सेरेब्रम हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। यदि हम थैलेमस की बात करें बच्चों तो यह हमें रिले सेंटर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का यह रिले सेंटर होता है। और श्वास और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है बच्चों मेडुला। याद रखिएगा आप, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बच्चों यह हमारी श्वास, ठीक है, श्वास और धड़कन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। विशाल पवार ने ऑप्शन ए कमेंट किया है तो विशाल का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों और वेल फिश में समान अग्रपाद अस्थि संरचना को इंगित करती है। द सिमिलर फोरलिम बोन स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस एंड वेल्स इंडिकेट्स, यानी कि मनुष्यों और ब्लू वेल मछली में एक समान अग्रपाद अस्थि संरचना किसको इंगिल करती है? तो बच्चों यह यानी कि सेम स्ट्रक्चर, दोनों की हड्डियों की संरचना सेम है बच्चों, पर उसके डिफरेंट फंक्शन है। याद रखिएगा आप, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है पर उनके फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, पर उनके डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, उनकी संरचना समान है बच्चों पर उनके फंक्शन जो है वो अलग अलग है। तो बच्चों समरूप अंग नहीं होगा, अवशेषी अंग भी नहीं होगा, अविकसित अंग भी नहीं होगा। ऑप्शन बी समजात अंग यानी कि होमोलोजस ऑर्गन। ठीक है, एनालोजस का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, पर यहां पर सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो समजात अंग यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी पर सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए किससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है बच्चों, यदि हम अर्ली अर्थ की बात करें, ठीक है, यानी प्रारंभिक पृथ्वी की बात करें, ठीक है, तो अर्ली अर्थ पर बच्चों लाइटनिंग प्लस अल्ट्रावायलेट यानी कि लाइटनिंग प्लस यूवी, लाइटनिंग प्लस यूवी से ऊर्जा की बच्चों ऊर्जा बनती, यानी कि इन दोनों से ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। तो बिजली और यूवी किरणें यानी कि लाइटनिंग एंड यूवी रेज जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बच्चों कोशिका चयापचय यानी कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और एंजाइमिक रिएक्शन, ये तीनों ही बच्चों हमारी आधुनिक प्रक्रियाएं हैं। याद रखिएगा आप, ये तीनों ही हमारी मॉडर्न प्रोसेसेस है। ठीक है, और उस समय जब हम प्रारंभिक पृथ्वी की बात करें तो यह तीनों ऊर्जा का यह एक स्रोत नहीं होती थी। उस समय पर बिजली और यूवी किरणें बच्चों ऊर्जा का स्रोत होती थी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया बीमारी के दौरान होठों और नाखूनों का नीला रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? निमोनिया रोग में बच्चों आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को निमोनिया होता है उसके होठ और नाखूनों का रंग जो होता है वह नीला हो जाता है, और वो किस कारण से होता है? बच्चों निमोनिया की यदि हम बात करें तो निमोनिया मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, निमोनिया बच्चों मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है। क्या होता है हमारी बॉडी में जब निमोनिया रोग होता है?
ये हमारे श्वसन अंगों को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है बच्चों, जिससे कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कम हो जाता है। ठीक है, निमोनिया रोग में हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है बच्चों, जिससे कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, यह इसका सही आंसर नहीं होगा। कम हीमोग्लोबिन उत्पादन, यह भी नहीं होगा। बढ़ा हुआ शरीर का तापमान भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी कि एल्वियोली में ऑक्सीजन विनिमय में कमी, यानी कि डिक्रीज ऑक्सीजन एक्सचेंज इन एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर ही बच्चों हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। तो जब निमोनिया होता है तो हमारे शरीर में गैसेस का एक्सचेंज होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से नाखून और होठ का कलर नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन, जिसे हम पिसीकल्चर भी कहते हैं, मधुमक्खी पालन अप्रत्यक्ष रूप से फसलों की पैदावार में सुधार करता है, मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि मधुमक्खियां क्या होती है, मधुमक्खियां क्या करती है, जिसकी वजह से हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। बच्चों मधुमक्खियां याद रखिएगा हमेशा पोलिनेशन यानी कि परागण करती है। ठीक है, बीस, ठीक है, हनी बीज पोलिनेशन करती है। ठीक है, मधुमक्खियां बच्चों परागण यानी कि पोलिनेशन करती है, तो परागण करती है बच्चों। ऑप्शन सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। मधुमक्खियां शहद का उत्पादन करती बच्चों, पर इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ना ही डी होगा। तो ऑप्शन सी परागण करती यानी कि पॉलिनेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। हम मधुमक्खी पालन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि मधुमक्खियां जो होती है वह पौधों के अंदर परागण यानी कि पॉलिनेशन करती है, जिससे कि फसलों को पैदावार में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पौधा प्रजनन उद्देश्य किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है? बच्चों यदि हम बात करें डिजीज रेसिस्टेंस की, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि बीमारियों से बचने की बात करें बच्चों, तो पेस्टिसाइड्स को यह कम करने में मदद करता है। पेस्टिसाइड्स को कम करने में बच्चों यह मदद करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस बच्चों ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रात में खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद या हल्के रंग के क्यों होते हैं? ऐसे फूल बच्चों जो रात को खिलते हैं वो आमतौर पर सफेद या हल्के रंग के क्यों होते हैं बच्चों? वाइट कलर जो होता है उन पौधों का वो नाइट पोलिनेटर अट्रैक्ट होने की वजह से होता है, यानी कि रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करना होता है, इसीलिए वो जो फूल होते हैं बच्चों वो हल्के या तो फिर सफेद रंग के होते हैं। तो ऑप्शन है रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करने के लिए वो फूल जो होते हैं बच्चों या तो सफेद रंग के होते हैं या फिर हल्के कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशिष्ट घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव सभी पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार बनता है? बच्चों आधार की यदि हम बात करें तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, याद रखिएगा प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, सभी जीव बच्चों मुख्य रूप से उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को दूसरे जीव खाते हैं, फिर दूसरे जीवों को और दूसरे जीव खाते हैं, यानी कि मेन जो हमारे बेस होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, तो ऑप्शन डी उत्पादक या प्रोड्यूसर जो बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है बच्चों। पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक जो है यह हमारे बेस ऑफ पिरामिड से, ठीक है, यानी कि पिरामिड के आधार हैं। बाकी शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटा ये तीनों ही बच्चों
उच्च ऊर्जा वाले यानी कि ऊपर लेवल्स के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी उत्पादक जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 34, परागण करने वाले कीटों की संख्या में अचानक कमी आने से किस पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा? परागण करने वाले कीटों की संख्या में अचानक कमी आने पर किस पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा बच्चों? जब पोलिनेशन कम होगा यानी कि परागण कम होगा बच्चों, तो फ्रूट्स या सीड्स, ठीक है, फ्रूट्स या सीड्स यानी कि फल और बीज जो होंगे बच्चों वो कम होने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? फल और बीज जो होंगे बच्चों वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो फल और बीज निर्माण जो है बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, जल प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकने में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? जल प्रदूषण को हम उसके शुरुआती स्तर पर ही रोक दें, उसके लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? नदियों में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ना, रेजिंग अनट्रीटेड वाटर, बिल्कुल भी नहीं। नदियों में हम अनट्रीटेड यानी कि खराब पानी को छोड़ दें, यह इसका समाधान नहीं है। बड़े जल निकायों में प्रदूषकों का तनुकरण की डाइल्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द लार्ज वाटर बॉडीज, बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट जल का उपचार करने के बाद छोड़ना, बिल्कुल, ऑप्शन सी। यानी कि जो भी बच्चों वेस्ट वाटर है यानी कि खराब पानी को हम पहले उसका उपचार कर लें यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद हम उस पानी को छोड़ें, तो यह बिल्कुल सही होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि फेरस सल्फेट के 2 मोल को गर्म किया जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल उत्सर्जित होंगे? फेरस सल्फेट FeSO4 ये होता है हमारा फेरस सल्फेट। कितने मोल इसके? 2, यानी कि 2FeSO4 को यदि हम गर्म करेंगे तो कितने मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के उत्सर्जित होंगे, यानी कि कितने टर्मिनेट एमिट होंगे? तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा Fe2O3। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा Fe2O3 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा SO2 प्लस SO2। जब हम फेरस सल्फेट के 2 मोल को गर्म करेंगे बच्चों तो Fe2O3 और 2 SO2 यानी कि SO2 और SO3, सॉरी, एक SO2 होगा और एक SO3 हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों हमारे SO3 का 1 मोल हमें मिलेगा। याद में रखिएगा, जब आप 2 फेरस सल्फेट के मोल को गर्म करेंगे तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का 1 मोल मिलेगा। तो ऑप्शन बी 1 जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पदार्थ X का एनोडीकरण किया जाए तो X किसको रोक सकता है? ठीक है बच्चों, एनोडाइजिंग की यदि हम बात करें सबसे पहले एनोडीकरण की, तो यह बच्चों मुख्य रूप से संक्षारण यानी कि जंग लगना, यह जो था बच्चों मुख्य रूप से संक्षारण यानी कि कोरोजन को रोकता है। क्या करता है? यदि पदार्थ X का हम एनोडीकरण करते हैं बच्चों तो X जो होगा वो संक्षारण यानी कि कोरोजन को रोक लेगा। तो ऑप्शन डी कोरोजन यानी कि संक्षारक जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हमारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 थे। यदि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126.9 है तो त्रिक नियम के अनुसार ब्रोमीन का अनुमानित परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? सबसे पहले यदि बच्चों हम त्रिक नियम की बात करें तो डोबेनायर ने एक त्रिक नियम दिया था जिसे हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि 3 तत्व एक साथ में होते हैं तो जो यदि मान लो A B C ये 3 तत्व हमारे पास में है, तो यदि आपको B वाले का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो A और C का जो द्रव्यमान होगा दोनों का औसत जो होगा वो B के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। क्लोरीन का है 35.5, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है? 35.5। अच्छा,
आयोडीन का कितना है 126.9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत जो होगा बच्चों वो बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों हमारा कुल मिलाकर 79.9। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 79.9, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 79.9 हमें प्राप्त होगा। 126 में हम 35 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 26 125 बिल्कुल, ठीक है, तो 79.9 बच्चों, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यानी कि ब्रोमीन का जो अनुमानित परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा हमारा 79.9। तो ऑप्शन सी बच्चों 79.9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। डोबिन ने ये बोला था कि यदि आपको बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो आपको ए और सी यानी कि उसके आसपास जो दो तत्व है दोनों के द्रव्यमान का औसत निकालना है, और दोनों के द्रव्यमान का जो औसत निकलेगा वह जो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसीलिए ब्रोमीन का अनुमानित द्रव्यमान 79.9 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्कैंडियम Sc का परमाणु क्रमांक 21 है। यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? स्कैंडियम हमारी आवर्त सारणी के किस समूह में आता है बच्चों? स्कैंडियम हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यह हमारे डी ब्लॉक यानी कि डी ब्लॉक तत्व है बच्चों, और यह मुख्य रूप से हमारे तीसरे ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, यह जो हमारे थर्ड ग्रुप में पाया जाता है स्कैंडियम। तो ऑप्शन बी 3 जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। स्कैंडियम की बच्चों परमाणु संख्या होती है 21, और यह हमारे डी ब्लॉक का तत्व है, और यह तीसरे ग्रुप यानी कि थर्ड समूह में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 37 पर मीटर है। ठीक है, नैनोमीटर एनएम में इसका मान क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 37 पीएम है। ठीक है, एनएम में हमें इसे बदलना है, तो एनएम में इसका मान क्या होगा? तो 1 नैनोमीटर के अंदर बच्चों 1000 पीएम आते हैं। 1 नैनोमीटर के अंदर 1000 पार्ट्स मिलियन आते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर के अंदर 1000 पार्ट्स मिलियन आते हैं। यदि हम 37 पार्ट्स मिलियन की बात करें बच्चों, तो 37 पार्ट्स मिलियन को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमें मिलेगा 0.037 पार्ट मिलियन। तो ऑप्शन सी 0.037 बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यानी कि जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी 0.037 कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उस अर्ध धातु की पहचान करें जो धातुओं और अधातुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती है। हमें क्या बतानी है कि हमें उस मेटोलॉइड का नाम बताना जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जितने भी शेयरिंग और पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जब एक बंध का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और पेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का या तो दान होता है या तो ग्रहण होता है। तो ये जो शेयरिंग पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, तो कार्बन जो है बच्चों यह एक नॉन मेटल है, अधातु है, और हमसे अर्ध धातु पूछा गया है। ठीक है, यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें बच्चों तो आयोडीन, आयोडीन भी एक अधातु है। ठीक है, और ऑस्मियम जो है बच्चों यह एक धातु है, और हमसे क्या पूछा गया है? अर्ध धातु यानी कि मेटलॉइड्स। तो ऑप्शन बी टेल्यूरियम, टेल्यूरियम जो है बच्चों यह एक मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स की बात करें बच्चों तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों के ही गुण को दर्शाते हैं, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। कार्बन जो है बच्चों, कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, और हमसे अर्ध धातु पूछा गया है, इसीलिए कार्बन इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चा टेल्यूरियम।
ऑप्शन बी टेल्यूरियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 7 ग्राम पर लीटर है तो इस विलयन के 2 लीटर में कितना विलेय मौजूद होगा। 1 लीटर में 7 ग्राम है, ठीक है, तो 2 लीटर में कितना होगा, तो 7 को 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 14 ग्राम। तो ऑप्शन सी 14 ग्राम हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि 1 लीटर में 7 ग्राम लग रहा है तो 2 लीटर में कितना लगेगा, तो हमने 7 को 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 14 ग्राम। तो ऑप्शन सी 14 ग्राम जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। धीरज पूछ रहे हैं कि सर ट्रेडमेन का क्लास कौन लेता है। बच्चों अभी हमारा मैथ्स का क्लास हो रहा है, जीडी का मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं हम, और एनए का कर रहे हैं, और मॉर्निंग में जीके का क्लास होता है। अभी ट्रेडमेन का क्लास नहीं चल रहा है। इसके बाद जैसे हमारे ये पेपर्स खत्म हो गए हम ट्रेडमेन का क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निश्चित अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है कि किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व के अनुसार बिल्कुल समान अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या द्रव्यमान, याद रखिएगा आप, निश्चित अनुपात का नियम बच्चों हमें यह बताता है कि किसी भी दिए गए एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व उसके मास के अनुसार बिल्कुल समान अनुपात में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी द्रव्यमान कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में हमारे मैम जुड़ गए। जय हिंद मैम, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप। मेरी क्लास के पहले बच्चों हमारे एनए के सिंपल पेपर के पहले हमारे रिस्पेक्टेड सुनैना मैम जीडी के क्वेश्चंस पेपर यानी कि मॉडल पेपर सैंपल पेपर अभी उनके सेशन में सोल्व करवा रहे हैं। तो आप सभी शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप जीडी के सैंपल पेपर सोल्व कर सकते हैं मैम की क्लास को अटेंड करके, और 7:30 से लगभग 9 बजे तक आप हमारे एनए यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे जीडी के और एनए की तैयारी कर रहे हैं आप सभी बच्चे हमारे जीडी के और एनए के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखकर आपकी आने वाली अग्निवीर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनों के किसको भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का लॉस होता है यानी कि ऑक्सीजन निकलती है बच्चों, उस अभिक्रिया को हम रिडक्शन की अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडक्शन को हम हिंदी में अपचयन की अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है बच्चों उस अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन निकलती है, लॉस होता है ऑक्सीजन का, उस अभिक्रिया को हम अपचयन यानी कि रिडक्शन भी कहते हैं। और जब यह दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और निकल भी रही है उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और निकल भी रही है यानी कि ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है तो उस अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनों के लॉस को यानी कि जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बच्चों, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए बच्चों यानी कि हानि या लॉस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो धीरज ने लॉस कमेंट किया है, तो धीरज बेटा और जिन भी बच्चों ने धीरज के अलावा ऑप्शन ए लॉस सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपचायक एजेंट के रूप में
प्रयुक्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ से किसको हटा सकता है? अ कंपाउंड यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिमूव व्हाट फ्रॉम एनी सब्सटेंस, यानी कि अपचायक एजेंट के रूप में बच्चों प्रयुक्त यौगिक किसी भी अन्य पदार्थ से किसको हटाएगा? अपचयन क्या होता है बच्चों? किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अपचायक एजेंट जो होता है बच्चों वो उस यौगिक में से ऑक्सीजन को निकाल देता है। अपचायक एजेंट वो एजेंट होते हैं बच्चों जो कि ऑक्सीजन को निकाल के अपचयन यानी कि रिडक्शन की प्रोसेस यानी कि रिडक्शन की अभिक्रियाओं को पूर्ण या फिर कंप्लीट करता है। तो अपचायक एजेंट जो बच्चों ऑक्सीजन को निकाल देता है उस यौगिक में से, जिसकी वजह से वह अभिक्रिया रिडक्शन यानी कि अपचयन की अभिक्रिया कहलाती या फिर हो जाती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपनी सुखद गंध के कारण इत्र बनाने में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड जो है बच्चों जिसकी खुशबू ज्यादा अच्छी होने की वजह से ना, यानी कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होने की वजह से उसको हम इत्र बनाने में भी उपयोग में लेते हैं? तो बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करते तो अम्ल की खुशबू अच्छी नहीं होती, हम जानते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और बड़े ही पेंजेंट की स्मेल आती है। सल्फाइड की भी अच्छी नहीं होती, ना ही मीथेन की होती है। ऑप्शन सी ईस्टर। याद रखिएगा बच्चों ईस्टर्स का उपयोग हम परफ्यूम बनाने में भी करते हैं, यानी कि इसकी खुशबू जो होती है वो प्लीजेंट की स्मेल या फ्रेग्रेंस जो होती है बच्चों वो प्लीजेंट होती है, यानी कि सुखद, यानी कि बहुत हमारे मन को भाने वाली होती है। इसीलिए हम ईस्टर्स का उपयोग परफ्यूम बनाने में भी करते हैं। तो ऑप्शन सी एस्टर जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। मीथेन जो है बच्चों एक जहरीली गैस होती है, इसकी खुशबू अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ईस्टर जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन के किस रूप का उपयोग सामान्यतः रंग द्रव्य को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉमनली यूज्ड टू एब्जॉर्ब कलरिंग मैटर, यानी किसी भी एक पदार्थ में से यदि हमें कलर को एब्जॉर्ब करना है बच्चों तो हम कार्बन के किस रूप का उपयोग करते हैं? तो बच्चों हीरा का उपयोग नहीं करते हैं, फुलरिन का नहीं करते, ना ही ग्रेफाइट का करते हैं, हम करते हैं बॉर्न ब्लैक, ठीक है। बॉर्न ब्लैक का उपयोग यह क्या करता है? यह कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बॉर्न ब्लैक जो है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। CH4 यानी कि मीथेन जो है बच्चों यह ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो और ग्लेशियर्स यदि लगातार पिघलते रहेंगे बच्चों तो जितने भी हमारे ऐसे एरिया हैं जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि समुद्र किनारे बसे हुए शहर या फिर जो जगह है वो सारी जगह पानी में डूब जाएगी, ठीक है। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 24 है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है और उसमें 23 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 23 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु में नाभिकों की संख्या यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होगी? न्यूक्लियॉन्स की यदि हम बात करें बच्चों तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या, न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि जहां पे भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ उपस्थित होते हैं उनको इकट्ठा हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो यहां पर 23 जो है बच्चों हमारे न्यूक्लियॉन्स है, सॉरी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, और 24 जो है बच्चों उसमें प्रोटॉन्स होंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 47। तो उस परमाणु में नाभिकों की कुल संख्या होगी 47। क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है, इसके परमाणु भार होता है 47, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ऑप्शन डी 47 इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला। कैसे होने वाला आप पहले देखिए, क्रोमियम की परमाणु संख्या होती है 24, इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास होता है 47।
अब यदि हम बात करें तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के हमारे न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। अब 47 में से हमारे 23 तो न्यूट्रॉन्स थे, तो हमने 47 में से 23 को माइनस कर दिया, बचे कितने, 24। तो ऑप्शन डी 47 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से आप सुन लो। बिल्कुल, एटॉमिक नंबर की यदि हम परिभाषा की बात करें बच्चों, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एक तत्व के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, इसमें परमाणु संख्या 24 है, जिसमें देखिए 23 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, परमाणु संख्या 24 है और 23 हमारे न्यूट्रॉन्स है। अब हम जानते हैं परमाणु संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने उसमें, न्यूट्रॉन्स है 23। न्यूट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स है उसमें 23। उसके अंदर कुल मिलाकर 23 न्यूट्रॉन्स है। यदि हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियॉन्स का अर्थ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे पास, 24, और 23 हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, तो 24 प्लस 23 मिलाकर ये हो गए हमारे 47। तो ऑप्शन डी 47 इस तरह से हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए, आशा करता हूं इस बारे में आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसका 47 आंसर कैसे आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी आयन में 31 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे किसके रूप में हम वर्गीकृत करेंगे। आयन कब बनता है बच्चों, जब भी कोई एक तत्व या तो इलेक्ट्रॉन का दान करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है, यदि किसी आयन में 31 प्रोटॉन है और 30 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन अधिक है, 31 प्रोटॉन है और 30 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक प्रोटॉन अधिक है। और प्रोटॉन जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, यानी कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो उस केटायन में बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब भी +1 होता है उसे हम कहते हैं केटायन। तो ऑप्शन ए धनायन या केटायन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। जब भी +1 आयन होता है बच्चों उसे हम केटायन कहते हैं, जब भी माइनस में होता है तो हम उसे ऋणायन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें एक परमाणु दिया गया है, X में 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु में नाभिकों यानी कि न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या कितनी है। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट आ गया हमारे सामने। ठीक है, क्या पूछा गया है कि 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। अब न्यूक्लियॉन्स हमने पहले बात की, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 20 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 20, तो 20 और 20 40। तो यहां पर न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होगी हमारी 40। तो ऑप्शन सी 40 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल धीरज राठौर ने ऑप्शन सी 40 बिल्कुल ही सही कमेंट किया है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का लाइव सेशन भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपने बहुत मन लगाकर अच्छे से पढ़ा होगा और इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे, ताकि आपकी जो आने वाली अग्निवीर एग्जाम में उसकी एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल अच्छे लगन के साथ मेहनत के साथ में करें, ताकि आपका जो सपना है मिशन वर्दी का वो इस बार ही आप बिल्कुल ही पूरा कर सकें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।